अगर आप में से कोई नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रहता है या गया है तो शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। यहाँ ज़्यादा डरावनी जगहें या कोई सच्ची भूतिया घटनाएं नहीं होती। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस तो अब बस एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। वहाँ अब गाइड होते हैं, गिफ्ट शॉप होती है, डर का तो नामो निशान नहीं बचा। हाँ, यहाँ कुछ इलाके ज़रूर हैं जहाँ रात को जाना ठीक नहीं, पर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो उन सब से अलग है। ये बात है उस साल की जब हमारा स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था। मैं और मेरे 3 दोस्त केविन, टेलर और जाइमी घर पर बैठे बैठे बोर हो गए थे। हमारा मायामी का प्लान अचानक कैंसिल हो गया था और अब हम बस किसी एडवेंचर की तलाश में थे। एक रात मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक वायरल वीडियो दिखा अमेरिका की कुछ डरावनी जगहों के बारे में, और उसमें एक जगह का जिक्र था जो सैन होजे में है, हमारे घर से सिर्फ 10 से 15 मिनट दूर। वीडियो में बताया गया था कि वहाँ एक पहाड़ी इलाके में कुछ ब्लड ऑल्बिनोस रहते हैं, बिल्कुल सफ़ेद चमड़ी वाले अजीब लोग जो रात को बाहर निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया से आए शैतानी जीव हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने डरावनी आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, और कई लोग वहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब भी हुए हैं। मैंने और रिसर्च किया, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी मिले। एक नौजवान हाइकर वहीं लापता हुआ था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगा शायद कोई कल्ट या नशेड़ी लोगों का अड्डा होगा। अर्बन लेजेंड्स तो हर जगह बनते हैं। मैंने जब अपने दोस्तों को ये बताया तो हम सब ने पहले हंसकर टाल दिया। हम कभी भूत प्रेत वगैरह में मानते ही नहीं थे, पर बोर्डम और क्यूरियोसिटी का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। हमने फैसला किया कि रात को वहां जाएंगे, सच जानने के लिए। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम एक अच्छा हैंग आउट स्पॉट तो मिल ही जाएगा। हम रात के 2 बजे निकले। साथ में थे केविन, गाड़ी चला रहा था, टेलर और जाइमी। साथ में टॉर्च, फ़ोन चार्जर और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें लेकर हम निकल पड़े। गंतव्य हिक्स रोड, सैन जोस। शुरुआत में सब नॉर्मल था। संकरी पहाड़ी सड़कें, एक रिजर्वॉयर के पास से निकले। हम मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। केविन ने कहा एक फोरम में उसे एक गूगल मैप्स लिंक मिला है जहां पर वो एल्बाइनो लोग दिखते हैं। हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं। जैसे जैसे हम उस जगह के पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। फ़ोन का सिग्नल चला गया, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। एक अजीब सा डर मन में बैठ गया था। हम एक पुराने उजड़े से इलाके में पहुंचे। टूटी फूटी झोपड़ियाँ, दीवारों पर उल्टी सीधी चीज़ें पेंट की हुई और ज़मीन पर शराब की खाली बोतलें। एक जगह ज़मीन पर उल्टा सितारा, सैटेनिक सिंबल बना हुआ, जो थोड़ा डरा देने वाला था, लेकिन हमने सोचा शायद किसी ने मज़े के लिए बना दिया होगा। केविन और टेलर गाड़ी के पास ही थे। मैं और जाइमी उस इलाके को टटोलने लगे। तभी हमें एक छोटा सा कच्चा रास्ता दिखा, जैसे किसी ने सालों तक वहां से आना जाना किया हो। और जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, एक भयानक चीख गूंज उठी। वो आवाज़ इंसानी भी लग रही थी और नहीं भी, जैसे कोई गुस्से में बड़बड़ा रहा हो। हमने टॉर्च से इधर उधर देखा और तब देखा एक मरा हुआ हिरण जिसका शरीर बुरी तरह से फटा हुआ था। पहले लगा शायद माउंटेन लायन ने मारा होगा, लेकिन चीखें किसी जानवर की नहीं थीं। तभी हमने देखा थोड़ी दूर पर एक साया खड़ा है। मैंने सोचा केविन होगा, कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर टॉर्च मारी, मेरी सांसें थम गईं। वो चीज़ इंसान जैसी थी, पर नहीं भी। उसका रंग इतना सफ़ेद था कि लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी में खून ही नहीं था। आंखें लाल, खून जैसी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले वो जीव हिरण के पास कूदा और अचानक झाड़ियों में से 3 और वैसे ही सफ़ेद जीव निकले और हिरण की लाश को घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। लेकिन उनमें से एक वहीं खड़ा रहा और बस हमें घूरता रहा। हम डर के मारे कांपने लगे। फिर वो अचानक एक कदम हमारी तरफ बढ़ा और चीखा। हम भाग पड़े। जितनी तेज़ दौड़ सकते थे उतनी तेज़ दौड़े। पीछे से चीखें और पैरों की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। हम दौड़ते हुए केविन और टेलर के पास पहुंचे। मैंने चिल्लाकर कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, भागो यहाँ से।
दोनों घबरा गए, पर हमारे चेहरे देखकर कुछ पूछे बिना केविन ने गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही हम मुड़ रहे थे, एक एल्बिनो क्रीचर साइड से निकला और गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी का बम्पर बुरी तरह टकराया। हम सब चुप थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो क्रीचर अब भी खड़ा था, बिल्कुल शांत, और हमें घूरता हुआ, जैसे उसे गाड़ी से टकराने का कोई असर ही नहीं हुआ। हम शहर लौटे। केविन और टेलर को सब बताया। पुलिस को कॉल करने का सोचा, पर डर था। ड्रग्स हमारे पास थीं और पुलिस वैसे भी हमारी बात पर यकीन नहीं करती। कार का बम्पर टूटा था, पर बस उसी से कोई मानता कि हमने क्या देखा। उस रात के बाद हमने उस बात को कभी पूरी तरह डिस्कस नहीं किया। जायमी और मैंने एक दो बार जिक्र किया, पर हर बार बात अधूरी ही छूट जाती। केविन और टेलर शुरू में नहीं माने, पर जब हमारे चेहरों पर डर देखा, उन्होंने भी मान लिया। अगर आप कभी हिक्स रोड जाने का सोचें तो अकेले मत जाना, और कभी भी रात को मत जाना। जो हमने वहां देखा वो आज भी हमारी नींदें उड़ा देता है। ये वाकया 2006 की पतझड़ का है। मैं ओहायो के एक दूर दराज गांव में पला बढ़ा। मेरे घर के ठीक पीछे घना जंगल था। बचपन से ही मुझे नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, और वो जंगल मेरा सबसे पसंदीदा इलाका था। उस जंगल में मैं कई बार जा चुका था, हमेशा अपनी माँ की इजाज़त से। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, बहुत ही पुराना और ऊंचा। मैं अक्सर उस पेड़ पर चढ़ा करता था, आमतौर पर आधे रास्ते तक, जहां एक मोटी सी टहनी थी, वहीं बैठ जाता और प्रकृति की आवाज़ें सुनते हुए शांति से वक्त बिताता। उस पेड़ पर पहली बार चढ़ना मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। वहां से मैं अपने घर का पिछला हिस्सा थोड़ा बहुत देख सकता था। उस दिन भी काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद मैं उसी पेड़ पर चढ़ा और टहनी पर बैठ गया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था, तो सूरज जल्दी ढलने लगा। मुझे हमेशा सनसेट देखना अच्छा लगता था, लेकिन उसी के साथ एक हल्की सी उदासी भी होती थी, क्योंकि अंधेरा होते ही माँ जंगल के किनारे खड़ी होकर मेरा नाम पुकारती और मुझे वापस बुला लेती। मैंने उस दिन भी सूर्यास्त तक आसमान निहारा और फिर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पहुंचे, माँ की आवाज सुनाई दी, अमित, वापस आ जाओ। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी, उस दिशा से नहीं जहां माँ हमेशा खड़ी होती थी। मैं चौंक गया। माँ ने कभी भी मेरे साथ जंगल के अंदर कदम नहीं रखा था, तो वो अचानक जंगल के अंदर कैसे पहुंच गई? शुरू में मुझे एक्साइटमेंट हुई, शायद माँ मुझसे मिलने आई है और मैं उसे अपने छिपे हुए खेल के ठिकाने दिखा सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने कुछ महसूस किया, कुछ बहुत गलत। मैंने ध्यान से सुना। आवाज़ वही थी माँ की, लेकिन उसमें कुछ था, एक अजीब झुंझलाहट, जैसे वो गुस्से में हो या बहुत बेचैन। फिर उसी पल दूसरी आवाज़ आई, फिर से माँ की, लेकिन इस बार घर की तरफ से, शांत और हमेशा की तरह स्नेह भरी। मैं सुन्न हो गया। दो अलग अलग डायरेक्शन से माँ की आवाज़ें आ रही थीं, एक शांत, एक डरावनी। मैं कंफ्यूज था, किस पर भरोसा करूं? तभी वही डरावनी आवाज़ जो जंगल के अंदर से आ रही थी, अचानक ज्यादा नजदीक आ गई और चिल्लाई, अभी के अभी यहां आओ। उस आवाज में एक डरावनी नकल थी, माँ की तरह लगती थी, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। अब मुझे कोई शक नहीं था, जो भी ये था वो माँ नहीं थी। मैंने पलटे बिना दौड़ लगा दी। जितना तेज भाग सकता था भागा। पेड़ों की शाखाएं, जमीन की जड़ें, पत्थर, कुछ भी मुझे रोक नहीं सका। मुझे सिर्फ घर पहुंचना था, माँ के पास। पीछे से अब भी वही नकली माँ की आवाज़ मुझे पुकार रही थी, लेकिन अब उसमें घबराहट और गुस्सा दोनों शामिल थे। जैसे ही मैं जंगल से बाहर आया और अपने बैकयार्ड में पहुंचा, माँ वहां खड़ी थी, शांत, हमेशा की तरह। और उसी पल पीछे से आती हुई वो डरावनी आवाज़ एकदम खत्म हो गई। ना फेड हुई, ना धीमी पड़ी, बस गायब। मैं कांप रहा था। माँ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस घर के अंदर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं थोड़ा शांत हुआ, तब माँ से पूछा, क्या आप अभी अभी जंगल में आई थीं? वो हैरान होकर बोली, नहीं बेटा, मैं तो यहीं बैकयार्ड में खड़ी थी।
मैंने फिर पूछा, क्या आपने किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना, जोर से चिल्लाते हुए? माँ ने फिर इनकार किया। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया, धीरे धीरे, जितना साफ और तार्किक हो सकता था। माँ ने थोड़ी हंसी में टाल दिया। तुमने शायद इमेजिन किया होगा, बहुत ज्यादा देर जंगल में रहकर दिमाग चल गया है। लेकिन मैं जानता हूं वो जो भी था माँ नहीं थी। उस आवाज ने मेरी माँ की नकल की थी, हूबहू, लेकिन उसमें एक अजीब सी नफरत भरी झंझनाहट थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने 17 साल की उम्र तक फिर कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा, और जब गया भी तो ज्यादा देर नहीं रुका। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं, कौन था वो डॉपलगैंगर, कोई शैतान या कोई जंगल की प्राचीन आत्मा जो मुझे बुला रही थी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, वो आवाज इंसानी नहीं थी। मैंने अब तक 4 अलग अलग होटल्स में काम किया है। एक बार मेरे एक मालिक ने मुझसे कहा था, कोई भी होटल अगर 10 साल से पुराना है तो उसमें जरूर कोई ना कोई मौत हो चुकी होगी। अगर नहीं तो वो होटल नया है या झूठ बोल रहा है। ये बात मेरे दिल और दिमाग में बस गई। फिर जब मैंने अपने इलाके के बाकी होटल्स से पूछना शुरू किया तो हर एक ने बताया कि पिछले 3 सालों में कम से कम एक मौत जरूर हुई है, कुछ में इससे ज्यादा भी। मौतें होटल्स में अजीब तरह से आम बात होती हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हर मौत एक निशानी छोड़ जाती है, एक असर, एक साया? मेरे 6 साल के होटल करियर में 2 मौतें ऐसी थीं जिनकी शिफ्ट मैंने खुद देखी। एक मौत नेचुरल थी, लेकिन दूसरी उससे कहीं ज्यादा डरावनी। मेरी एक्स जिस होटल में काम करती थी, वहां एक रूम ऐसा था जो कभी किराए पर नहीं दिया जाता था, बस स्टोरेज के काम आता। वजह यह थी कि उसी कमरे में 1960 के दशक में एक डबल मर्डर हुआ था, एक सीरियल किलर की खौफनाक वारदात। मुझे लगता था कि जब तक कोई चीज खुद को महसूस ना कराए तब तक उसमें यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर वो होटल आया जहां मैंने 2 साल नाइट शिफ्ट की। मेरी शिफ्ट रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चलती थी, कभी कभी 10 बजे से शुरू होती। 11 बजे के बाद मैं होटल के सारे दरवाजे लॉक कर देता और फिर बस एक छोटी सी विंडो से ही गेस्ट से बात होती थी। मुझे ये पसंद था क्योंकि मुझे लोगों से ज्यादा लगाव नहीं, लेकिन सर्विस में मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। 11 बजे के बाद वो लॉबी, ऑफिस, फ्रंट डेस्क और ब्रेकफास्ट रूम सब मेरा इलाका बन जाता था। बंद दरवाजों के पीछे मेरी खुद की दुनिया। शुरुआत में सब नॉर्मल था। फिर एक रात जब मैं अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था, अचानक ब्रेकफास्ट रूम के डबल डोर जोर से धमाके के साथ हिले, जैसे किसी ने उन्हें लात मारी हो। मैं चौंका, फौरन सिक्योरिटी कैमरा चेक किया, कुछ नहीं था। मैंने रिकॉर्डिंग को पीछे घुमा के देखा, तब भी कुछ नहीं। और ये पहली बार नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों में ये आवाजें दोहराई जाने लगीं। कभी लॉबी के डोर्स, कभी ऑफिस के प्राइवेट स्टाफ एंट्रेंस पर कोई जोर से धमाका करता, मगर बाहर कोई नहीं होता। कैमरा हर बार खाली होता। ऐसा लगता जैसे कोई वहां होता, मगर दिखता नहीं। मैंने फ्रंट डेस्क की जर्नल में ये सब नोट करना शुरू कर दिया। बाकी नाइट शिफ्ट वालों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन वो ज्यादा टिकते भी नहीं थे। 6 महीने के अंदर मैं वहां सबसे पुराना एम्प्लॉय बन चुका था। फिर आइस मशीन का खेल शुरू हुआ। खुद ब खुद आइस फेंकने लगती थी खाली कमरे में। जब मैंने मालिकों को बताया तो बोले, मशीन में खराबी होगी, साफ कर दो और ध्यान रखना कि फ्लोर गीला ना रहे। लेकिन फिर उन्होंने सुबह के वक्त आकर उस जगह पर पूजा शुरू कर दी। इसके बाद आवाजें आने लगी, जैसे कोई जानवर जिसकी नेल्स हार्डवुड फ्लोर पर क्लिक कर रही हों। मैंने सोचा कोई रैट या जानवर होगा। खुद ब्रूम लेकर हर कोना देखा, कैमरा चेक किया, कुछ नहीं मिला। पेस्ट कंट्रोल भी आया, मगर न कोई सुराग, न कोई पकड़। मेरी आखिरी रातों में एक अजीब वाकया हुआ। मैं ऑफिस के एक कोने में अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, जहां बड़ी कॉफी मशीन्स लगी थीं। दीवार पर एक छोटा व्हाइट बोर्ड था जो हमारे डेली नंबर्स दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था। वो अचानक दीवार से उखड़कर मेरे चेहरे की तरफ सीधा उड़ आया और मेरे पैरों के पास गिरा। ये बोर्ड पहले भी गिरा था, लेकिन सीधा नीचे। इस बार उसने दिशा बदली, सीधा मेरी तरफ, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैं हंस दिया, लेकिन अंदर से कांप गया। सबसे बड़ा अफसोस ये रहा कि मैं कैमरा का फुटेज देखना ही भूल गया।
शायद मैं उस वक्त जिंदगी की दूसरी परेशानियों में इतना डूबा हुआ था कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। एक मौत मेरी ऑफिस के एक रूम छोड़कर सामने ही हुई थी और मुझे पता तक नहीं चला। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, क्या वो होटल वाकई में बस ईंट पत्थर था या फिर कुछ और भी जो वहां आज भी रुका हुआ है।